MCQ is, if an object is dropped from a height, its initial velocity will be. अच्छा, सबसे पहले बेटा यहाँ पर वेलोसिटी को समझे कि वेलोसिटी होती क्या है। हमने प्रीवियस एक्सपीरियंस में एक चीज पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट। जब भी डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। अब एक ऑब्जेक्ट को आप क्या कर रहे हो, हाइट से ड्रॉप कर रहे हो। अब यहाँ पर एक चीज आपने नोट करनी है, हाइट से आप उसे ड्रॉप कर रहे हो। एक होता है ड्रॉप करना और एक होता है पुश करना। फॉर एग्जाम्पल, आप छत पर गए हो, आपके हाथ में एक बॉल है, वो बॉल सिर्फ आपने हाथ पकड़ के ऐसे नीचे फेंक दिया, उसको आपने पुश नहीं दिया, सिर्फ आपने क्या किया, उसको ड्रॉप किया है। इस टाइम पर इस ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी होंगी वो जीरो होंगी, और इनिशियल वेलोसिटी जीरो इसलिए आसे होंगी क्योंकि इनिशियली इस पर आपने फोर्स नहीं लगाया। फिर ऑब्जेक्ट जैसे जैसे जमीन की तरफ आएगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होते जाएंगी, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। MCQ नंबर 2 इज, द मैक्सिमम हाइट इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन इज अचीव्ड एट व्हिच एंगल। सबसे पहले यहाँ पर आपने प्रोजेक्टाइल को समझना है कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है, उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन को समझना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि हमारे पास एक बॉल है, इस बॉल को मैं क्या कर रहा हूँ, हवा में फेंक रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये बॉल पहले यहाँ पर थी, फिर इसको मैंने हवा में फेंक दिया, यहाँ पर आ गई। इस टाइम पर ये जो ऑब्जेक्ट है जिस पर ग्रेविटी के अलावा कोई फोर्स नहीं है, इसको हम नाम देंगे प्रोजेक्टाइल का। और ये जो अपना मोशन कवर कर रहा है, इसी को हम नाम देंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का। प्रोजेक्टाइल के 2 पोर्शंस होते हैं या फिर 2 कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर MCQs आ गया, देयर आर हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, तो फिर आपने आंसर देना है 2, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, मैक्सिमम हाइट। बेटा, रेंज और हाइट में फर्क है। अगर हम हाइट की बात करें तो ये मैक्सिमम अचीव करेगा 90 डिग्री के ऊपर। अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज ये मैक्सिमम क्या करेगा, अचीव करेगा 45 डिग्री के ऊपर। तो 45 डिग्री पर रेंज ज्यादा, जबकि 90 डिग्री पर हाइट ज्यादा। MCQ नंबर 3 इज, पीपल आर फाइंडिंग फ्रेंड्स ब्लैंक द इंटरनेट। अब यहाँ पर हमने प्रीपोजिशन चूज करना है, और यहाँ पर आपको पता है कि सिंपल सा आंसर है इन तो हम किसी चीज के अंदर की बात नहीं कर रहे, सो दैट्स व्हाई इन तो यहाँ पर यूज नहीं होगा। अगर हम 8 की बात करें, 8 मैंने आपको बताया था, इसको हम प्लेस के लिए यूज करते हैं, टाइम के साथ यूज करते हैं, या फिर किसी स्पेसिफिक लोकेशन के साथ यूज करते हैं। विद भी नहीं होगा। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो ऑन है। पीपल आर फाइंडिंग फ्रेंड्स ऑन द इंटरनेट। MCQ नंबर 4 इज, शी ब्लैंक बोथ जर्मन एंड इटालियन। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को चूज करना। बेटा यहाँ पर देखिए, शी, अब यहाँ पर हमें तो ये पता लग गया कि हमारा जो मेन वर्ब होगा वो स्पीक होगा। स्पीक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई ऑप्शन दिया नहीं गया। और अगर हम इस सेंटेंस पर फोकस करें तो हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपने ये चीज सुनी होंगी कि जो मेन वर्ब होता है इसके साथ हम इस का इजाफा करेंगे। मैं बता देता हूँ, ही, शी और इट। जब भी ये आए इसके साथ आपने कोई वर्ब यूज करना हो तो उस वर्ब के साथ आप क्या लगाएंगे, लास्ट में एस लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो किधर है, वो ऑप्शन सी में है। शी स्पीक्स बोथ जर्मन एंड इटालियन। नंबर 5 इज, टूरिस्ट केम ब्लैंक बोट। अब बेटा, प्रीवियस वीडियो में अब इस प्लेलिस्ट को अपने पूरा वॉच कर लेना है, चूंकि तमाम वीडियोस एक दूसरे से साथ कनेक्ट है। हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट को। अब आप कहेंगे सर इस MCQs का ट्रांसपोर्ट से क्या लेना देना है? तो ट्रांसपोर्ट से लेना देना है बिकॉज यहाँ पर हम जो प्रीपोजिशन यूज करेंगे वो बाय होगा। तो बेटा, जब भी किसी टाइप की ट्रांसपोर्ट की बात आए वहां पर आपने यूज करना है बाय को। बेशक यहाँ पर बोर्ड की जगह लिखा होता कार या लिखा होता साइकिल। सो जो मर्जी ट्रांसपोर्ट, जो मर्जी आए, ट्रेन आए, एरोप्लेन आए, बोट आए, कार आए, बाईसाइकिल आए, जो मर्जी आए, वहां पर आप लोगों का जो फिक्स प्रीपोजिशन होना चाहिए वो होगा बाय। MCQ नंबर 6 इज, व्हाट कम नेक्स्ट इन द सीरीज। अभी आपको एक सीरीज दिया गया है, इस सीरीज को आपने कंप्लीट करना है। सबसे पहले इस सीरीज को आप देखें, हम एक बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आ रहे हैं। इट्स मीन यहाँ पर हमने करनी है सब्सट्रैक्शन। सबसे पहले 100 में से 2 माइनस किया तो आ गया 98, फिर 98 में 4 माइनस किया 94, 94 में 6 माइनस किया 88, 88 में 8 माइनस किया 80, 80 में 10 माइनस किया तो आ गया 70।
यानी हमने नंबर को नेक्स्ट में 2 ऐड करना है। पहले 2 माइनस हुआ, देन 4, देन 6, देन 8, देन 10। आज जब हम 70 में 12 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, का आंसर आ जाएगा 58। एमसीक्यू नंबर 7 इज इन दिस सीरीज, ये हमें सीरीज दिया गया, यहाँ पर हमने डिस्पर्जन को फाइंड आउट करना है। मैथ में डिस्पर्जन का मतलब क्या है? डिस्पर्जन का मतलब ये है कि ये जो आपको यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं इसमें वेरिएशन कितना है, यानी इसमें वेरिएबल कितने हैं। वेरिएबल का मतलब ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर आपको 5 दिए गए हैं, तो इस 5 की जगह यानी कोई और नंबर है, क्या यहाँ पर 1 है, क्या यहाँ पर 2 है, क्या यहाँ पर 3 है। सो इसको हम नाम दे दें मैथ में डिस्पर्जन का। क्योंकि यहाँ पर तमाम नंबर सेम है, ना कोई इसमें वेरिएशन है, ना कोई इसमें कोई और वेरिएबल है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर जो डिस्पर्जन होगा वो 0 होगा। एमसीक्यू नंबर 8 इज हाउ कैन वी राइट ए बी सी डी इन रेशियो फॉर्म। अब ये एमसीक्यूज भी आपके मैथ से रिलेटेड है। अच्छा, इससे एमसीक्यूज भी आते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर दिया गया ना ए बी सी डी, इसकी जगह बाज़ औक़ात वैल्यूज दी जाती है कि इसको हम रेशो में कैसे लिखेंगे। सब रेशो में हम कैसे लिखेंगे, ए और बी के दरमियान हम रेशो लगा लेंगे, फिर इन दोनों को हम प्रोपोर्शनल करेंगे सी रेशो डी। फिर जब इसके जगह आपको वैल्यूज दी जाए, इस तरह की ए की वैल्यू दी गई है, डी की वैल्यू दी गई हो, बी की और सी की, सो अब इसमें मल्टीप्लिकेशन किसके दरमियान होंगी, ए और डी के दरमियान मल्टीप्लिकेशन होगी और बी और सी के दरमियान मल्टीप्लिकेशन होंगे। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो हमारा आंसर ऑप्शन सी सही है, ए रेशो बी प्रोपोर्शनल सी रेशो डी। लेकिन अगर आपने फिर इसको सॉल्व करना हो, ये कैसे होगा, ए डी इज इक्वल टू बी सी। सो ये मेथड भी आपको पता होना चाहिए। एक्सक्यूज नंबर 9 इज सप्लीमेंट्री एंगल इन द फॉलोइंग इज। सो बेटा ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला और सप्लीमेंट्री वाला एमसीक्यूज रिपीट हो रहा है बार बार। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होता है अगर आप 2 एंगल्स को आपस में ऐड करें उसका सम 90 आ जाए, तो ये कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, अगर आप 2 एंगल्स को आपस में ऐड करें और उसका सम कितना आए, वो 180 आए, तो फिर ये कहलाता है सप्लीमेंट्री एंगल। अब यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल कहाँ पर है, सो ये 180 डिग्री का है, एग्जैक्टली 90 डिग्री। सिर्फ 90 डिग्री की अगर बात की जाए तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा राइट एंगल। अगर 90 डिग्री से कम है 70 80, फिर ये कहलाएगा एक्यूट एंगल। अगर 90 डिग्री से ज्यादा है तो फिर ये कहलाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। एमसीक्यू नंबर 10 इज इफ ए इज इक्वल टू 1357 एंड बी इज इक्वल टू 235711 देन बी माइनस ए। यहाँ पर आपको 2 सेट्स दिए गए हैं, एक ए सेट है दूसरा बी सेट है, और आपने क्या करना है, बी में से आपने ए को माइनस करना। तो यहाँ पर देख ले, अगर हम 2 में से 1 को माइनस करेंगे क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अगर 3 में 3 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 5 में 5 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। 7 में 7 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। और चूंकि 11 के सामने कोई नंबर नहीं है तो ये 11 आ जाएगा। अब अगर हम 0 लिखेंगे तो 0 का मैथ में कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, वो होगा 1 एंड 11। पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए हम अपने 3 कोर्सेज ऑफर करते हैं। अगर आप इससे प्रिपरेशन करेंगे तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट पास होगा। कोर्स नंबर 1 आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिलेगा और इसकी जो प्राइस है वो 2200 है। कोर्स की डिटेल्स में आपको मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, वर्बल, नॉन वर्बल, केमिस्ट्री, ये तमाम टेस्ट करवाए जाएंगे। कोर्स नंबर 2 जो आपको एक बुक प्रोवाइड किया जाएगा जो मैंने खुद लिखी है, इसकी प्राइस आपके लिए होंगी 3500, जो इससे पहले 4200 थी। जो कोर्स नंबर 3 हमारा बहुत ज़्यादा स्पेशल है, इसकी प्राइस आपके लिए कर दी गई है 4000, जो इससे पहले 5300 थी। एमसीक्यूज बाकायदगी से आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे। अगर आप ये नोट्स बाय करना चाहते हैं तो आप गिवन नंबर पर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये नोट्स आपको पसंद आएंगे और आपका टेस्ट भी पास होगा। एमसीक्यू नंबर 11 इज ग्लव्स हैंड। अच्छा, यहाँ पर ये एमसीक्यूज किस तरीके से दिया होगा, इफ ग्लव्स इज टू हैंड देन नेक्स्ट पेयर आपने खुद कंप्लीट करना है। तो देखिए, नेक कॉलर ज़रूरी नहीं है, शर्ट के साथ टाई हो ये भी ज़रूरी नहीं है। सॉक्स और फीट जो ऑप्शन सी है ये आपका मैच करता है। अगर ग्लव्स हम हैंड्स में पहनते हैं तो सॉक्स हम पहनते हैं पाँव में। एमसीक्यू नंबर 12 इज माई कजन इज ब्लैंक डॉक्टर while my brother is auto। ठीक है, अब ये आर्टिकल्स आपको पता है टोटल कितने हैं, 3 आर्टिकल्स है। कौन कौन से, आर्टिकल ए एंड आर्टिकल एन, और जो दूसरा आर्टिकल है वो आर्टिकल दा है।
अगर आपको कोई नाउन दिया जाए जो सिंगुलर और काउंटेबल हो तो ए और एन यूज करेंगे। अगर कोई नाउन दिया जाए जो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो तो दा यूज करेंगे। अब यहाँ पर आपका नाउन क्या है, पहले ब्लैंक को देख ले। डॉक्टर, डॉक्टर आपका नाउन है, यस है सर, सिंगुलर है, सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है। सो अब सर क्या ए यूज करूं या एन यूज करूं? सो आप डॉक्टर को जब आप प्रोनाउंसिएट करते हैं कौन सा साउंड देता है? कॉन्सोनेंट साउंड देता है। और वो नाउन जो कॉन्सोनेंट साउंड दे वहां पर हम यूज करेंगे आर्टिकल ए को। सो यहाँ पर हमारा आर्टिकल ए आ गया। सेकंड को देख ले, ऑथर। सेकंड जो नाउन है वो आपका ऑथर है। अब ऑथर को जब आप प्रोनाउंसिएट करते हो तो आपके सामने एक वोवल साउंड आता है, और जो भी नाउन वोवल साउंड देगा वहां पर हम आर्टिकल एन यूज करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एन। सो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए में। माई कजन इज अ डॉक्टर while my brother is an SQ नंबर 13 is मैकेनिकल वेव्स। और मैकेनिकल वेव्स क्या है? फिर हमारे पास ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होते हैं जिसको ट्रांसफर करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत हो। मीडियम क्या है? मीडियम या तो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या फिर गैस हो सकता है। अगर ये वाले पार्टिकल्स ना हो तो मैकेनिकल वेव्स एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकते। क्यू नंबर 14 इज ऑल द बोन्स ऑफ द बॉडी मेक द फ्रेमवर्क कॉल्ड। सो ये एमसीक्यूज मेडिकल असिस्टेंट वालों का आया था। और बॉडी के जो तमाम बोन्स अगर ये आपस में कलेक्ट हो जाए, ये एक ढांचा बनाए, एक फ्रेमवर्क बनाए। फ्रेमवर्क मीन्स ये आपकी बुनियाद बनाए। तो इसको हम बायोलॉजी में नाम देंगे स्केलेटन का। अच्छा, फिर आपके बॉडी में टोटल बोन्स कितने हैं ये भी जरूरी है। सो वो 206 है। ये बोन्स एक न्यू बोर्न बच्चे में 250 होते, फिर ये आपस में फ्यूज होकर 206 बना लेते। स्केलेटन के 2 मेन डिवीजन है, एक्सियल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें कितने बोन्स है ये भी आपने अपने लिए देख लेना। इसके अलावा सबसे जो बड़ा बोन है हमारी बॉडी में वो फीमर है, और सबसे जो छोटा बोन है वो स्टेपीज है जो आपके मिडल ईयर में आपको मिलेगा। एमसीक्यू नंबर 15 इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम सिंपल सीएनएस कहते हैं, और इसमें मेनली 2 पार्ट्स इंक्लूड है, आपका ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। आपकी बॉडी में जितने भी काम होते हैं वो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के थ्रू होते हैं। स्पाइनल कार्ड आपके पीछे कमर में वर्टेब्रल कॉलम लगा हुआ है, इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो कहलाता है स्पाइनल कार्ड। इस स्पाइनल कार्ड में अपने नर्व्स है, जिस तरीके से सेंसरी नर्व्स, इंटरमीडिएट या फिर एसोसिएटिव नर्व्स एंड मोटर नर्व्स। इन 3 नर्व्स ये जो है ब्रेन में भी है, स्पाइनल कार्ड में भी है। तो इन नर्व्स के थ्रू हमारे सिग्नल्स ब्रेन से स्पाइनल कार्ड और स्पाइनल कार्ड से फिर पूरी बॉडी में फैलते हैं। नंबर 16 इज साउंड वेव्स रिक्वायर ब्लैंक फॉर देयर प्रोपेगेशन। सो साउंड वेव्स असल में मैकेनिकल वेव्स है। सो अगर पेपर में आ जाए साउंड वेव्स आर, तो मैकेनिकल वेव्स है, या फिर आप इसे लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव भी कह सकते हो। साउंड वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मैकेनिकल वेव्स को ट्रांसफर करने के लिए, इसके प्रोपेगेशन के लिए मीडियम का होना जरूरी है। तो साउंड वेव्स भी चूंकि उसकी एग्जाम्पल है, तो दैट्स व्हाई साउंड वेव्स के लिए भी मीडियम का होना जरूरी है। मीडियम मैंने पहले बताया सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है एंड गैस हो सकता है। द लास्ट एमसीक्यू इज द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ब्लैंक इन साइज एंड द ऑब्जेक्ट। अच्छा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आई थिंक सो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आया था कि प्लेन मिरर पर जो इमेज बनती है वो कैसी होंगी। सो वो पर हमने डिस्कस किया था कि वो जो इमेज है वो वर्चुअल होंगी एंड सेम साइज की होंगी, या फिर इसे हम इन्वर्टेड भी कहते हैं। वर्चुअल का मतलब क्या है कि आपको अपना आप नजर आ रहा है लेकिन आप अपने आप को टच नहीं कर सकते। और सेम का मतलब ये है कि आप फॉर एग्जांपल आप नॉर्मल से शीशे में खड़े हो जाए तो क्या आप उस शीशे में बड़े लग रहे हो? नहीं लग रहे। क्या आप उस शीशे में छोटे लग रहे हो? नहीं लग रहे। सो दैट्स व्हाई जो इमेज होगा वो वर्चुअल एंड सेम होगा। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। यही एक्सपीरियंस आपके सेंटर में रिपीट होंगे, कुछ ना कुछ एमसीक्यूज इससे रिपीट होंगे। तो इन एमसीक्यूज को देख के आइडिया ले और इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सपीरियंस में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। चूज द करेक्ट सर्टेबल वर्ड और सेंटेंस। अ गेम विच नो वन विन। यानी क्रिकेट में आपने ये चीज़ सुनी होंगी। फॉर एग्जांपल मेरी एक टीम है और उसने आपको टारगेट दिया है 219 का, और आप खिलाफ टीम है
यानी फॉर एग्जांपल हम लगा लेते कि पाकिस्तान ने 219 स्कोर किया था और इंडिया ने भी 219 स्कोर किया है। सो वो गेम जो एक भी टीम ना जीते, इसे हम इंग्लिश में नाम देते हैं ड्रॉ। और अगर फॉर एग्जांपल ये इंडिया 220 स्कोर कर ले तो फिर इंडिया जीत जाएंगी, सो ये होगा विन, और हमारी क्या होंगी, फिर हमारी होंगी लॉस। सो वो गेम जो कोई भी नहीं जीतता वो कहलाता है ड्रॉ। क्यू नंबर 2 इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड। असल में हमारे पास टॉर्क की डिफिनीशन है। टॉर्क को हम दूसरा वर्ड रोटेटिंग फोर्स कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या है, जब भी आप दरवाजे को खोलते हैं तो वहां पर लगा होता है फलक्रम, लेकिन जब आप दरवाजे को खींचते हैं अपनी तरफ, सो आप फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन वो फोर्स कौन सा है, रोटेटिंग फोर्स है। और इसी रोटेटिंग फोर्स को हम नाम देते हैं टॉर्क का। टॉर्क हमारे पास सिंबल से हम छोटे टी से डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास आर मल्टीप्लाई बाय एफ के बराबर है। आर क्या है, रेडियस है, और एफ आपका फोर्स है। इसका यूनिट पूछ लिया जाता है, सो टॉर्क का जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। वैसे आपको पता होगा कि एनर्जी का जो ऐसा यूनिट है वो जॉल है, लेकिन अगर हम एनर्जी के अकॉर्डिंग देख ले जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, तो फिर इसे हम डिनोट करते हैं कैलोरीज से। सिंपल एग्जांपल क्या है, जब भी कोई बंदा वेट लॉस कर रहा होता है तो वो क्या कहता है कि मैं क्या करूंगा, डेली 200 कैलोरीज कम लूंगा। सो कैलोरीज बेसिकली क्या है, ये भी एनर्जी का एक यूनिट है। नंबर 4 इज द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अच्छा बेटा, मैं आपको कुछ चीजें बताने लगा हूं जो आपने गूगल पर सर्च करके अपने लिए निकाल लेनी है। आपने गूगल को कमांड देना है मोस्ट कॉमन वैल्यूज इन फिजिक्स। तो आपके सामने स्पीड ऑफ लाइट आ जाएंगी, इसके अलावा स्पीड ऑफ साउंड आ जाएंगी, इसके अलावा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की क्या वैल्यू है, ग्रेविटी की जो वैल्यू है यानी जी की वैल्यू मून पर कितनी है, अर्थ पर कितनी है, कॉलम्स 1 कॉलम कितने के बराबर है, 1 जाउल कितने के बराबर है, 1 किलोवाट आवर कितने के बराबर है। सो ये जो कॉमन वैल्यूज है ये आपने क्या करना है, ये अपने गूगल से लिख लेना है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये इसका इक्वेशन है, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के कांस्टेंट है और बी बोल्ट्जमैन को रिप्रेजेंट करता है, पीवी डिवाइडेड बाय एन टी, और ये बराबर किस चीज़ का है, 1.38। बकाया अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहे तो 1.38 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। सो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है। यहाँ पर ऑप्शन आप कह ले कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एट अ सर्टेन पॉइंट इज कॉल्ड। सो बेटा यहाँ पर मैंने वैसे डायग्राम भी आप लोगों के लिए ऐड किया हुआ है, आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। करंट यानी जब भी हम 2 वायर्स लेते हैं तो उसमें 2 पॉइंट्स आपको मिलेंगे, एक होगा पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। ये हर बैटरी में होता है, हर इलेक्ट्रिसिटी वायर में होता है। अब जब भी आप स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब जलने लग जाता है। अब ये बल्ब क्यों जलता है, सो ये बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनीशन है। पहले मैंने आपको ये बता दिया, अब हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ये पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो क्यों करती है। सो इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो के लिए हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है। अगर आप इसको जूम कर ले तो यहाँ पर आपको प्रोटॉन नज़र नहीं आएंगे, बल्कि यहाँ पर आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन नज़र आएंगे। यहाँ पर देख ले, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये तमाम इलेक्ट्रॉन है और इसकी वजह से बल्ब जल रहा है। सो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम उन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं जो बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेते। इसके अलावा जो करंट है ये आपकी एक बेस क्वांटिटी है। बेस क्वांटिटी मैंने आपको बताया था कि कितने हैं, बेस क्वांटिटी आपके 7 है। तो उसमें एक बेस क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट भी है और इसका जो यूनिट है वो एम्पेयर है। क्वेश्चन नंबर 6 इज एंटोनिम ऑफ एडल्ट। एंटोनिम या फिर इसके लिए दूसरा वर्ड अपोजिट वर्ड यूज किया जा सकता है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। एडल्ट हम उस बंदे को कहते हैं जो बालिग हो और जो 15 से अबाव हो। इसका बिल्कुल अपोजिट जो वर्ड है वो ऑल ऑफ दीज है, यानी चाइल्ड, जुवेनाइल या फिर इन्फेंट। ये वो बच्चे होते हैं जो अभी बालिग नहीं हुए होते। तो एडल्ट का जो एंटोनिम है वो चाइल्ड भी हो सकता है, जुवेनाइल भी हो सकता है या फिर इन्फेंट भी हो सकता है। नंबर 7 इज हु वर्क्स ऑन स्टील इज कॉल्ड। अच्छा बेसिकली यहाँ पर ये इंटेलिजेंस में ये एमसीक्यूज आया था, वो बंदा जो स्टील पर काम करता है
स्टील से डिफरेंट चीज़ें बनाता है, सो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ब्लैक स्मिथ का। अच्छा, ज्यूलर, ज्यूलर असल में गोल्ड पर काम करता है ना, स्पेसिफिक कोई मेटल है और बार बार काम करता है हेयर्स के ऊपर। एमसीक्यू नंबर 8 इज द एंट्रोपी ऑफ स्टीम इज मोर। अच्छा, मैंने वैसे एमसीक्यूज तो आपको बता दिया कि मोर देन आइस या फिर ग्रेटर देन आइस। उससे पहले हम समझते हैं कि एंट्रोपी होती क्या है, तो इसके लिए हम इस डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ ए सिस्टम। अच्छा, मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने ग्लास ले लिया, हम इसको ले लेते हैं कि ग्लास के अंदर ये सॉलिड क्या है, ये आपका सॉल्ट है यानी नमक है। अब अगर इसको आप हीट देंगे सो क्या इसमें डिसऑर्डरनेस ज़्यादा आएंगी? नहीं आएंगी, बिकॉज सॉलिड के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। फिर लिक्विड की तरफ आ जाए, मैंने दूसरा बर्तन आपको दे दिया, उस बर्तन के अंदर पानी है, जब आप उसको हीट देंगे तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता डिसऑर्डरनेस आएंगे। डिसऑर्डरनेस का मतलब क्या है कि इनके जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे। इसके बरकत अगर हम गैस को ले लें, सिलेंडर के नीचे आप थोड़ा गैस जला के दिखाएं तो क्या होगा, उनके मॉलिक्यूल अपने आप के ऊपर भी अपने यानी एक दूसरे से भी टकराएंगे और कंटेनर से भी टकराएंगे। सब ये कितना डिसऑर्डर हो रहे हैं, कितने एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, इसी को हम नाम देते हैं एंट्रोपी का। और एंट्रोपी स्टीम, स्टीम क्या होता है? भाप होती है। जब आप पानी को ज्यादा उबालने लग जाते हैं तो वो गैस में, जब ये गैस में चेंज होने लग जाता है तो हमारे पास तब होता है स्टीम। और ये स्टीम जो है, चूंकि आइस तो आपको पता है सॉलिड है, तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी आपको मिलेंगी गैसेस में, देन लिक्विड में, देन सॉलिड में। सो यहाँ पर स्टीम की जो एंट्रोपी है ये ग्रेटर है देन आइस। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 9 को समझाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। जैसे आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, बिलीव इन मी, वीडियो बनाने का और मज़ा आता है। जिस तरीके से मैंने 27 जुलाई कल का जो मैंने एक्सपीरियंस अपलोड किया था, सॉरी परसों का, उस पर आप लोगों का इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स, इतने प्यारे व्यूज़, यही चीज़ चाहिए होती है मुझे, जो मुझे वीडियो बनाने पर ज़्यादा डिटेल में समझाने की मुझे एक जज्बा देती है। तो इसी तरीके से कीप सपोर्टिंग और सब्सक्राइब लाजमी किया गया। फिर ये भी एक इंटेलिजेंस का एमसीक्यूज है कि 1 वीक में कितने आवर्स होते हैं। सो आपको पता है 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 होते हैं। सो इसको आप सिंपल 7 से मल्टीप्लाई कर लो, सो 7 4 आर 28, सो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2, यानी 168 आवर्स आपके होते हैं 1 वीक में। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन वो ऑप्शन सी है। नंबर 10 इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? ये हमने बार बार सुना होगा फिजिक्स में। असल में ये पुश है। हमने प्रीवियस एक स्लाइड में देखा करंट को, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करता है। पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस जो करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में पोजीशन के चेंज को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब बेटा ये चीज़ आपने देखी होंगी कि एक चीज़ हाई से हमेशा लो की तरफ जाती है, तो अब ये अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेंगी। सो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना भी ज़रूरी है, और इसको हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। अच्छा, गैल्वेनोमीटर हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बेस पर काम करता है और ये सिर्फ करंट को डिटेक्ट करेगा। अगर हमने करंट को मेजर करना है तो फिर हम यूज़ करेंगे एमीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 इज विच डे इज नोन एज लीप डे और लीप ईयर डे। तो आपने सुना होगा फिब में जो बच्चे पैदा होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा 29 फिब को पैदा हुआ है, अब ये बच्चा अपनी सही वाली बर्थडे यानी 29 को 4 साल के बाद देखेगा, और ये जो 29 फिब हैं इसी को हम लीप डे या फिर लीप ईयर डे कहते हैं। बिकॉज वैसे आपने देखा होगा कि एक साल में 365 डेज होते हैं, लेकिन जिस साल में 29 फिब आ जाए फिर उस साल 366 डेज होते हैं। सो ये कहलाता है लीप ईयर और ये 29 फिब कहलाता है लीप ईयर डे। क्वेश्चन नंबर 12 इज फैक्टराइज x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। जब भी हमने फैक्टराइजेशन करनी हो तो हम क्या करते हैं, x स्क्वायर को यानी यहाँ पर जो नंबर होगा और यहाँ पर जो थर्ड नंबर होगा इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6x स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिसको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 5 आ जाए, और अगर उन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6x स्क्वायर आ जाए। पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए हम अपने 3 कोर्सेज ऑफर करते हैं। अगर आप इससे प्रिपरेशन करेंगे तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट पास होगा।
कोर्स नंबर 1 आपको PDF की फॉर्म में मिलेगा और इसकी जो प्राइस है वो 2200 है। कोर्स की डिटेल्स में आपको मैथ, फिज़िक्स, इंग्लिश, वर्बल, नॉन वर्बल, केमिस्ट्री ये तमाम टेस्ट करवाए जाएंगे। कोर्स नंबर 2 जो आपको एक बुक प्रोवाइड किया जाएगा जो मैंने खुद लिखी है, इसकी प्राइस आपके लिए होंगी 3500 जो इससे पहले 4200 थी। जो कोर्स नंबर 3 हमारा बहुत ज़्यादा स्पेशल है, इसकी प्राइस आपके लिए कर दी गई है 4000 जो इससे पहले 5300 थी। MCQs बाकायदगी से आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे। अगर आप ये नोट्स बाय करना चाहते हैं तो आप गिवन नंबर पर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये नोट्स आपको पसंद आएंगे और आपका टेस्ट भी पास होगा। तो ये मैंने MCQ सॉल्व किया हुआ है आप लोगों के लिए। सो वो नंबर्स कौन कौन से हैं जिसको हम अगर आपस में मल्टीप्लाई करें सो 6x² आए और अगर ऐड करें तो हमारे पास 5 आ जाए। सो दो नंबर कौन से, वो 2 और 3 है। कैसे? जब हम 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है और अगर हम 2 और 3 को आपस में ऐड करते हैं तो 5 आता है। सो x² + 5x + 6 की जगह हम ये लिख लेंगे x²। 2x कहाँ से आया? हमने 2 और 3 को नंबर लिया है क्योंकि ये वो नंबर है जिससे 6 भी आता है और 5 भी आता है। सो 2x + 3x + 6 और ये आ जाएगा = 0। अब आप मुझे ये बताए इन दोनों को आपस में ले ले और इन दोनों को आपस में ले ले। x² और 2x में कुछ कॉमन है? यस सर कॉमन है। क्या कॉमन है? x कॉमन है तो ये आ जाएगा x + 2। अच्छा फिर यहाँ पर देख ले 3x + 6 में कुछ कॉमन है? यस यहाँ पर 3 कॉमन है बिकॉज यहाँ पर भी 3 है और 3 2s are 6 भी आता है। सो 3 हमने कॉमन ले लिया, x + 2 भी आ गया। सो अब यहाँ पर देख ले x + 2 यहाँ पर भी है और x + 2 यहाँ पर भी है। सो हम इन दोनों से एक ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x + 2 और ये x कहाँ पर गया? ये x और ये +3 ले लेंगे सो ये हो जाएगा x + 3। सो आपका आंसर कहाँ है? आपका आंसर है ऑप्शन सी में, यानी आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। MCQ नंबर 13 is find the discriminant of x² + 2x + 1 = 0। सो ये भी मैंने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। अच्छा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए? सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा होगा ax² + bx + c = 0 और ये आई थिंक 27 जुलाई के एक्सपीरियंस में ये MCQs आया हुआ था। फिर डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला या डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपने याद रखना है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है? b² - 4ac। अब यहाँ पर हमें गिवन क्या है? ये हमें क्वेश्चन में गिवन है x² + 2x + 1 = 0। अब यहाँ पर हमने वैल्यू निकाल लेनी है। जो x² है ये a की वैल्यू है, a = 1। जो 2x है ये b की वैल्यू है, ये हो जाएगा 2 और ये 1c की वैल्यू है, सो ये हो जाएगा 1। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला में ये पुट कर लेना। तो यहाँ पर देखिए b के ऊपर स्क्वायर है, सो b की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर ले लेंगे। माइनस फॉर्मूले का आ जाएगा, यहाँ पर देख ले माइनस फॉर्मूले का आ गया, 4 भी फॉर्मूले का आ गया। a की वैल्यू क्या थी? a की वैल्यू थी 1 और c की वैल्यू क्या थी? c की वैल्यू भी थी 1। सो 2 का जब स्क्वायर लेंगे क्या आएगा? 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा और 4 × 1 × 1 ये भी 4 आ जाएगा। सो डिस्क्रिमिनेंट इस क्वेश्चन का क्या आ गया? वो आ गया 0। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कहाँ पर है? वो है ऑप्शन डी में। जब भी हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना हो सो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है b² - 4ac। लेकिन चूंकि b² आपने इसके लिए सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखना होगा x² + bx + c = 0। नंबर 14 is an angle less than 90 degree is called। सो बेटा मैंने प्रीवियस वीडियो में आई थिंक सो वो भी 27 जुलाई का एक्सपीरियंस था, उसमें हमने एंगल के यानी जो राइट एंगल सॉरी ट्राइंगल होता है उसके टाइप्स डिस्कस किए थे, बाय एंगल एंड बाय साइड्स। अगर तीनों साइड्स आपस में बराबर है सो कहलाता है इक्विलेटरल, अगर दो साइड्स बराबर है आइसोसेलेस और अगर तीनों साइड्स आपस में डिफरेंट है सो फिर ये कहलाता है स्केलियन ट्राइंगल। अब यहाँ पर देख ले अगर एक एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का है सो वो कहलाएगा राइट एंगल। अगर एक एंगल 90 डिग्री से कम है यानी 89 है, 70 है, 75 है सो मैथ में कहलाता है एक्यूट एंगल। और अगर कोई एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है तो फिर ये कहलाता है ऑब्ट्यूस एंगल। अब यहाँ पर क्या है? एन एंगल लेस देन 90 डिग्री, वो एंगल जो 90 डिग्री से कम होगा वो कहलाएगा एक्यूट एंगल। अगर 90 डिग्री से ज़्यादा होगा ऑब्ट्यूस एंगल, अगर एग्जैक्टली 90 का होगा तो फिर कहलाएगा राइट एंगल। नंबर 15 is if one angle of a supplementary pair is 110
द अदर एंगल इज। अच्छा, एक हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या था? अगर हम टू एंगल्स को आपस में ऐड करें और उसका सम 90 आ जाए तो ये कहलाता था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और एक हमने पढ़ा था सप्लीमेंट्री एंगल। अगर हम टू एंगल्स आपस में ऐड करें और उसका सम 180 आ जाए तो ये कहलाता है सप्लीमेंट्री एंगल। अगर सप्लीमेंट्री एंगल में एक एंगल 110 का हो गया तो बकाया कितना बचता है? 70 बचता है ना, ताकि हम 180 पूरा करें। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है? वो ऑप्शन नंबर 16 इज इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ईच एंगल मय्यज। सो बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल आइसोसेलेस क्लीन, ये बार बार समझा चुका हूँ। अच्छा, मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स आपस में बराबर होंगे। अब इसका आंसर क्या होगा वो आपने चीटिंग नहीं करनी, चैट जीपीटी गूगल से नहीं पूछना, और आपने मुझे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में बताना है। नंबर 17 इज ईच एंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन मय्यज। अच्छा, एक हमने पढ़ा ट्राइंगल, इस तरीके से हम पढ़ते हैं स्क्वायर, एक पढ़ते हैं हम सर्कल, एक होता है हेक्सागोन। हेक्सागोन हमारे पास देखिए, हेक्सा का मतलब क्या होता है? 6, यानी ऐसा शेप जिसमें आपको 6 एंगल्स मिले, लेकिन इसका जो एंगल है वो ट्राइंगल से डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर एंटीरियर एंगल जिस तरीके से ट्राइंगल में 60 का होता था, सो हेक्सागोन में ये बराबर होगा 120 का। सो अगर हम एक की बात करें, ईच का मतलब क्या होता है? 1। तो अगर हम एक की बात करें तो हमारे पास 120 डिग्री के बराबर है। अगर हम 6 यानी ये 1 2 3 4 5 6 या बस में 8 कर ले तो फिर ये हमारे पास आएगा 720। एमसीक्यू नंबर 18 इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस आर देयर। सो एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है कॉनकेव लेंस। यहाँ पर हमसे कॉनकेव लेंस के टाइप्स पूछे जा रहे हैं। सो कॉनकेव लेंस के अपने 3 टाइप्स है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। कौन कौन से हैं? इसमें एक है बाई कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स कॉनकेव। देखिए हमने पढ़ा कि कॉन्वेक्स अलग है और कॉनकेव अलग है, लेकिन यहाँ पर कॉनकेव में अपना एक टाइप है जो है कॉन्वेक्स कॉनकेव, एंड जो थर्ड है वो है प्लेनो कॉनकेव। से इसकी तीनों टाइप्स है। अब आपने क्या करना है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपने गूगल पर सर्च करके मुझे बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 इज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट इज कॉल्ड। सो इसको आप सिंपल एफिशिएंसी भी कह सकते हो या फिर इसे आप एनर्जी एफिशिएंसी भी कह सकते हो। द एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ ए डिवाइस कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। यानी अगर आपने किसी फॉर एग्जांपल किसी चीज़ में अपनी एनर्जी यूज़ की है और आप उस एनर्जी के एफिशिएंसी को फाइंड आउट करना चाहते हो, तो आप कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे? आप इस फार्मूला का यूज़ करोगे। सिंपल फार्मूला क्या है? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ये इसका फॉर्मूला है। ओके, एनर्जी क्या है? द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। वर्क क्या है? यूनिट टाइम में आप कितना काम करते हैं, ये वर्क है। पावर क्या है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। एनर्जी के मैंने टाइप्स बताए हुए, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पावर का मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है फोर्स एंड वेलोसिटी का, जबकि हमारे पास W/T के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 20 इज मेन इज टू फ्लैश एज बुक इज टू। मेन बना होता है गोश्त, यानी आदमी का जो गोश्त होता है वो कहलाता है फ्लैश। सो बुक बना होता है पेपर से। अच्छा देखिए, बुक से हम रीडिंग भी करते हैं, बाज़ बुक रेड भी होते हैं, बाज़ हर बुक के नीचे एक पेज नंबर भी होता है, लेकिन हमने फर्स्ट रिलेशन को पढ़ना है। अगर मेन फ्लैश से बना है सो बुक बना होता है पेपर। क्वेश्चन नंबर 21 इज नोज इज टू ब्रीथ एज माउथ इज टू। हमारी जो नाक है उससे हम सांस लेते हैं, सो माउथ से हम क्या करते हैं? माउथ से हम खाना खाते हैं। देखिए माउथ में टीथ भी होते हैं, इसमें टंग भी होता है, लेकिन चूंकि हमने फर्स्ट रिलेशन को पढ़ना है, तो अगर नोज से हम ब्रीथ करते हैं सो माउथ से हम खाना खाते हैं। क्यू इज स्नेल इज टू स्लो एज रैबिट इज टू। तो यहाँ पर स्नेल की जगह टर्टल भी आ सकता है, टर्टल होता है या फिर स्नेल होता है स्लो। सो रेबिट के लिए हम ये तीनों वर्ड यूज कर सकते हैं। ये फास्ट भी होता है, स्पीड या फिर स्पीडी। सो आई थिंक सो मेरे साथ आज जितने ही MCQs शेयर हुए थे, ये MCQs आपके सेंटर में रिपीट होंगे। इन MCQs को देख के अपनी तैयारी करें। अगर तैयारी नहीं कर सकते तो हमारे साथ रब्ता करके हमारा पेड कोर्स भी बाय कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।